हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू बैक टू माय चैनल लीगम सेशंस। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न विच इज़ गिवन इन योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रोविज़न हम डिस्कस करने वाले हैं, इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द प्रोविजंस विच आर गिवन इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स। अब जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करता है और इसके अलावा ये जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनको बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेसिक राइट्स प्रोवाइड करता है, जिनके बारे में हम नॉर्मली जो है वो सुनते ही रहते हैं। अभी जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर प्रोवाइडेड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल नंबर 12 टिल आर्टिकल नंबर 35। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं दैट हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रोवाइडेड हैं। सो ओरिजिनली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रोवाइडेड थे, लेकिन प्रेजेंटली जो है वी हैव ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू अस, बिकॉज एक आपका फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल नंबर 31 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन था, विच वॉज राइट टू प्रॉपर्टी, उसको वहाँ से निकाल के आर्टिकल 300A में जो है वो डाल दिया गया है। सो नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट अवेलेबल एज अ फंडामेंटल राइट, रादर इट इज़ ओनली अवेलेबल एज अ लीगल राइट। सो ये आपकी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो आपका हुआ था इन 1978, आर्टिकल नंबर 31 वॉज रिमूव्ड, जिसमें आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी जो है एक फंडामेंटल राइट के तौर पे अवेलेबल था। अब इस राइट टू प्रॉपर्टी को जो है यहाँ से क्यों रिमूव किया गया था, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो है जिसमें हमने बात किया गया है अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। सो उस वीडियो में जो है किसी हद तक जो है राइट टू प्रॉपर्टी की डिस्कशन जो है वो डेफिनेटली इंक्लूडेड है। सो इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट, यू कैन वॉच दैट वीडियो। द लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो कमिंग बैक, अगर हम बात करते हैं कि एट प्रेजेंट हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं, वो कौन से हैं। नंबर 1, राइट टू इक्वालिटी गिवन फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। सेकेंड इज़ राइट टू फ्रीडम फ्रॉम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। थर्ड इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम आर्टिकल 23 एंड 24। Fourth right is right to freedom of religion in article number 25 to 28. Fifth is cultural and educational rights from article number 29 and 30. And the last right is right to constitutional remedies in article number 32, which is again a very, very important right available to us. नाउ मूविंग फर्दर, फंडामेंटल राइट्स की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट फंडामेंटल राइट विच इज़ आर्टिकल नंबर 14। लेकिन उसकी डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ये इंडिया के लिए, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राइट्स जो हैं वो कंसिडर किए गए हैं। इनफैक्ट जो आपके पास पार्ट 3 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अब इनको इंडिया का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? आपको मालूम होगा कि जो मैग्ना कार्टा है एक डॉक्यूमेंट है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस प्ले करता है पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली, राइट। सो मैग्ना कार्टा बेसिकली क्या है? मैग्ना कार्टा एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जो कि 1215 में जो है ड्राफ्ट किया गया था। और ये डॉक्यूमेंट इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए माना गया है बिकॉज इस डॉक्यूमेंट के थ्रू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो आपके कुछ राइट्स हैं वो कॉमन लोगों को जो है वो अवेलेबल हुए थे। हम ये सब जानते हैं कि फ्रॉम द वेरी इनिशिएशन ओनली जो चर्च है, ठीक है, जो आपके पास जो किंग है, बेसिकली ये इंग्लैंड का डॉक्यूमेंट है, तो वहाँ पे जो आपके किंग हैं, जो आपका चर्च है, दैट वाज बेसिकली कंसिडर्ड टू बी द सुप्रीम, ठीक है। सब लोग जो है वो किंग के जो है अंडर रहते थे, उसके अधीन होके जो है वो काम करते थे। लेकिन हुआ क्या कि 1215 के अराउंड इंग्लैंड में एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। सो उस सिविल वॉर को प्रिवेंट करने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली सिविल वॉर इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर एनी इकोनॉमी, फॉर एनी सोसाइटी, फॉर एनी कम्युनिटी, तो उस सिविल वॉर को प्रिवेंट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया गया जिसमें फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम किंग ने जो है
कॉमन लोगों को जो है कुछ राइट्स प्रोवाइड किए। दैट इज़ वाई उस डॉक्यूमेंट को नाम दिया गया एज मैग्ना कार्टा, और इसलिए वो डॉक्यूमेंट जो है हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। दैट इज़ वाई जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो पार्ट 3 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हमने कंपेयर किया है टू बी द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, बिकॉज ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं, ये कुछ बेसिक राइट्स प्रोवाइड करते हैं टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, कुछ ऐसे भी फंडामेंटल राइट्स हैं जो इंडियन सिटीजन्स के अलावा जो आपके फॉरेनर्स हैं, एनी पर्सन हु इज़ प्रेजेंट इन इंडिया, उनको भी अवेलेबल होते हैं। दैट इज़ अ लेटर part, right? That is why these fundamental rights are very much important. Fundamental rights जो हैं वो इंडिविजुअल्स की इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, उनको डिग्निटी प्रोवाइड करते हैं, और पब्लिक के लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट और इंटेग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ नेशन को मेंटेन करने के लिए फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके पास हैं। ठीक है, अगर ये फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं होते तो फिर you can very well imagine the scenario in which we would have been living, right? अगर हमारे पास right to equality नहीं होता, freedom नहीं available होती, right against exploitation नहीं होता, तो अभी भी जो है ये जो आपकी बेकार चल रही है, human trafficking चल रही है, employment of children below the age of 14 years into hazardous employment and all है, ये continued ही रहता, right? So that is why these fundamental rights form a very 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 important part of our democracy. Now we talk about is Article 14 of the Indian Constitution. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो आपका आर्टिकल 14 है वो आपको बेसिकली क्या कहना चाहता है। अगर हम आर्टिकल 14 की जो है बेयर रीडिंग की तरफ चलते हैं, इट बेसिकली प्रोवाइड्स दैट Article 14 says the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. अगर इस पर्टिकुलर प्रोविज़न को हम ब्रेक डाउन करें, सबसे पहला यहाँ में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है आपका टू एनी पर्सन। नंबर 1 इट सेज कि जो आपका आर्टिकल 14 का जो फंडामेंटल राइट है जो कि आपका इक्वालिटी के साथ डील करता है, नंबर 1 इट इज़ अवेलेबल टू ऑल दी पर्सनस। यहाँ पे टर्म यूज़ की गई है एनी पर्सन। सो इसका मतलब है एनी पर्सन में सिर्फ आपके इंडियन सिटीजन्स नहीं आते हैं बल्कि आपके फॉरेनर्स भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन है जो बाहर की कंट्री से इंडिया में आया है उसको भी जो है आर्टिकल 14 का जो फंडामेंटल राइट है जिसमें दो चीज़ें गिवन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दैट विल बी मेड अवेलेबल टू हिम। नंबर 2 जो इसमें वर्ड पर्सन है इट ऑल्सो इंक्लूड्स योर जुडिशियल पर्सनस विच बेसिकली मीन्स आपकी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं, कंपनीज हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं या किसी भी और टाइप का कोई भी लीगल पर्सन जो है वो भी इंक्लूडेड है, विच बेसिकली मीन्स जो आर्टिकल 14 जो है एक ऐसी फंडामेंटल राइट है जो हर एक इंसान को, चाहे वो इंडियन सिटीज़न है, चाहे वो आपका फॉरेनर है, चाहे जो है वो एक नेचुरल पर्सन है या फिर वो एक जुरिस्टिक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, हर एक को अवेलेबल होता ही होता है। मूविंग ऑन, द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि जो आपका आर्टिकल 14 का जो बेसिक आइडिया है जिसमें हम बात करते हैं अबाउट इक्वालिटी, ये बेसिकली कहाँ से लिया गया है। दिस इज़ बेस्ड अपॉन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज़ नोन एज रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है विच वॉज गिवन बाय अ ज्यूरिस्ट जिनका नाम था A.V. डाइसी। अब A.V. डाइसी ने जो कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ दिया था, रूल ऑफ लॉ का सिंपल मतलब होता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। इसका कहने का मतलब है कि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कंट्री में, किसी भी कम्युनिटी में एज अ होल जो आपका लॉ है दैट इज़ बेसिकली द सुप्रीम, राइट। लॉ जो है वो सबसे ऊपर है, वो सबसे सुपीरियर है, दैट इज़ बेसिकली समथिंग विच इज़ सुप्रीम इन नेचर, और सारे के सारे जो पर्सन्स हैं दे आर
गवर्न्ड बाय लॉ, तो उनको जो है लॉ के अधीन रहना पड़ता है, उनको जो है लॉज मानने पड़ते हैं, लॉज के हिसाब से ही चलना जो बेसिकली पड़ता है, ठीक है। अब ये रूल ऑफ लॉ से जो है हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट निकल के आता है ऑफ इक्वालिटी। अब आर्टिकल 14 में जो है दो चीज़ें दी गई हैं, नंबर 1 दैट इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड नंबर 2 इज़ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब देखने में दोनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सिमिलर से साउंड करते हैं, बट कुछ माइनर डिफरेंसेस जो हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में डेफिनेटली हैं। अब जो सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है दैट इज़ बेसिकली ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है एक ब्रिटिश ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है, राइट, जो आपकी इंग्लैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। बिकॉज जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इट इज़ बेसिकली दे हैव बीन टेकन फ्रॉम लॉट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। तो जो आपका कॉन्सेप्ट है ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये ब्रिटिश ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि हर एक पर्सन जो है वो इक्वल है बिफोर द लॉ। चाहे बेसिकली आप यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, या फिर जो है ठीक है आप किसी बहुत ही प्रेस्टिजियस सर्विसेज में हैं कंट्री के, या फिर आप एक नॉर्मल क्लर्क हैं कंट्री के, या फिर आप नॉर्मल एक सिटीज़न हैं कंट्री के, कुछ भी हैं, एवरीवन इज़ बेसिकली इक्वल बिफोर द लॉ। किसी भी पर्सन को जो है आप कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस जो है वो नहीं दे सकते हैं विदाउट एनी रीज़न। आप लॉ के सामने ये नहीं कह सकते हैं कि पर्सन एक्स जो है उसको ज़्यादा अच्छी स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाएगी एज़ कम्पेयर्ड टू पर्सन वाई विदाउट एनी रीज़न। नो, लॉ आपको ऐसा परमिट नहीं करता है। लॉ सेज कि हर एक इंसान को जो है आपने इक्वली जो है वो ट्रीट करना है। अगर लॉ एक पैरामीटर है तो उस लॉ के सामने जो है हर एक इंसान जो है वो इक्वल ही देखा जाएगा, राइट। तो लॉ जो है हर एक इंसान को, चाहे वो रिच है, चाहे वो पुअर है, ठीक है, चाहे जो है ठीक है वो किसी हाई लेवल पे है, लो लेवल पे है, कोई ऑफिशियल इंसान है, कोई नॉन ऑफिशियल इंसान है, एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर लॉ। लॉ जो है हर एक इंसान को एक ही नज़रिए से जो है बेसिकली देखता है, एंड एवरी वन इज़ बिलो लॉ, नथिंग इज़ अबव लॉ, राइट। दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय इक्वालिटी बिफोर द लॉ। जितने भी आपके पर्सन्स हैं उन सबको जो है जो आपका लॉ ऑफ द लैंड है उसकी सब्जेक्शन में रहना पड़ता है, उसके हिसाब से रहना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव कॉन्सेप्ट कैसे है? बिकॉज ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप अननेसेसरली जो है किसी भी पर्सन के फेवर में जो है कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस जो है वो उसको नहीं दे सकते हैं बिना किसी कारण। तो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है दैट आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ज़रूरी है कि हर एक इंसान को जो है आपने इक्वल ट्रीटमेंट ही देना है, राइट। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। मूविंग ऑन, जो हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट है दैट इज़ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये कॉन्सेप्ट लिया गया है फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक 14th अमेंडमेंट की गई थी। याद रखना इंपॉर्टेंट है, हमारा आर्टिकल नंबर 14 है और उनकी 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। जो उनकी 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके थ्रू जो आपके ब्लैक्स हैं उनको इक्वल राइट्स जो हैं वो बेसिकली प्रोवाइड किए गए थे कि लॉ जो है वो हर एक इंसान को इक्वली प्रोटेक्ट करेगी। तो वहाँ से जो है ये कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है विच इज़ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्या कहने का मतलब है कि हर एक इंसान को जो है इक्वल सर्कमस्टांसेस में जो है रखा जाएगा। ये कहने का मतलब है कि हर जो लॉ है हर एक इंसान को जो है इक्वल प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करेगा। everyone is to be kept at the same pedestrian, and everyone has to be given the same and the equal kind of protection जो है हर एक इंसान को बेसिकली मिलेगी, ठीक है। जो लाइक है और जो अलाइक है उनको आपने एक जैसा ही ट्रीट करना है। किसी भी पर्सन के साथ आप कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो लॉज जो है वो इक्वली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे हर एक इंसान को। सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो आपका इक्वल प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्यों है? बिकॉज यहाँ से एक पॉजिटिव आइडिया निकल के बाहर आता है कि लॉ ने जो है इक्वल प्रोटेक्शन जो है वो हर एक इंसान को प्रोवाइड करनी है। तो ये थे हमारे दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स विच वाज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ योर लॉज। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि अगर आर्टिकल 14 ने जो है क्लियरली ये चीज़ बोली है दैट इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो एग्जिस्ट करेगी, तो फिर उस केसेस में हम ये कैसे कह सकते हैं कि रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट हमारे पास है, कुछ आपने स्पेशल लॉज बना के रखे हैं विच आर डेफिनेटली इन फेवर ऑफ विमेन के फेवर में है, चिल्ड्रन के फेवर में है, जो कुछ और आपका कोई ऐसा पार्ट है सोसाइटी का जो बेसिकली वल्नरेबल है, उनके फेवर में कुछ स्पेशल लॉज जो है वो डेफिनेटली बनाए गए हैं बाय द स्टेट, राइट। तो ये कहाँ से पॉसिबल है? बिकॉज आर्टिकल 14 बात करता है दैट इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर एक को हमें इक्वली ट्रीट करना है। इसका आंसर ये है कि जो आर्टिकल 14 का जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसने ये चीज़ तो बोल दी है कि ठीक है आपको हर एक इंसान को जो है इक्वली ट्रीट करना है बिफोर द लॉ, लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स हैं, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी है कि कुछ ऐसे आपके वल्नरेबल सेक्शंस हैं ऑफ द सोसाइटी जिनके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट, कुछ प्रिविलेजेस उनको प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? उनकी प्रोटेक्शन के लिए, कि अगर उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस या कुछ स्पेशल लॉज उनको गवर्न करने के लिए नहीं बनाए जाएंगे और उनको भी जो है इक्वल ट्रीटमेंट दी जाएगी, तो उस सिचुएशन में जो है इट विल बी अ सिचुएशन ऑफ लॉस फॉर देम, राइट। हमारी सोसाइटी में उनकी एग्जिस्टेंस बहुत टफ हो जाएगी, उनके लिए रहना मुश्किल हो सकता है। दैट इज़ वाई आर्टिकल 14 और सुप्रीम कोर्ट बेसिकली ये कहते हैं कि अगर आपके पास कुछ रीज़नेबल बेसिस एग्जिस्ट करते हैं, अगर आपके पास कुछ ऐसे कुछ आधार एग्जिस्ट करते हैं जिनके बेसिस पे आप जस्टिफाई कर सकते हो कि क्यों किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट या फिर प्रिविलेजेस देने की रिक्वायरमेंट है, तो उन केसेस में जो है स्पेशल लॉज उनके फेवर में या फिर उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस जो हैं वो डेफिनेटली प्रोवाइड किए जा सकते हैं। लेकिन दिस इज़ नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब है दैट we can classify certain sects of our community, of our society, certain vulnerable sections of our society, लेकिन उस सिचुएशन में जो है आपकी जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ रीजनेबल बेसिस पे होनी चाहिए, कुछ आपकी कुछ ऐसे आधार के ऊपर आपकी क्लासिफिकेशन होनी चाहिए जो आपके जस्टिफाइबल है, राइट। आर्बिट्री नहीं होनी चाहिए, अननेसेसरी नहीं होनी चाहिए, किसी भी ऐसे अनसर्टन, किसी भी वेग कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो है आप क्लासिफिकेशन करके किसी भी सोसाइटी के पार्ट को या क्लास ऑफ पर्सनस को जो है आप स्पेशल प्रिविलेजेस जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट आता है विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि अगर आपने रीजनेबल क्लासिफिकेशन करनी है तो जो आपका फैक्टर है बेसिकली जिस बेसिस के ऊपर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए। कहने का मतलब है कि उसका कुछ पर्पस होना चाहिए, वो जस्टिफाइबल होना चाहिए, वो रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुंह उठा के आपने बोल दिया कि हाँ चलो इस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के फेवर में हमने ये लॉ बनाना है, इसके फेवर में हमने ये लॉ बनाना है, उसके फेवर में हमने वो लॉ बनाना है, और कोई आपके पास रीजनेबल बेसिस ही नहीं है अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए या एक जस्टिफिकेशन ऑफर करने के लिए कि कौन से बेसिस पे, किस आधार पे जो है आप ये स्पेशल प्रिविलेजेस जो है एक पर्टिकुलर सेक्ट या फिर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो है बेसिकली प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो ये चीज़ ध्यान रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन जो है वो परमिटेड है, वो अलाउड है, लेकिन जो आपका फैक्टर है, जिस बेसिस जिस कारणवश आप रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, दैट मस्ट बी बेस्ड अपॉन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। वो अनफेयर नहीं होना चाहिए, ऐसे ही वेग नहीं होना चाहिए, आर्बिट्ररी इन नेचर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका जो क्लासिफिकेशन है वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया में फेल हो जाएगा, इस टेस्ट को वो पास नहीं करता है, तो उस केस में ऐसे लॉ को डेफिनेटली कभी पास नहीं किया जाता और उसको वहीं पे जो है स्ट्रक डाउन कर दिया जाता है।
अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज जो डील करते हैं विद आर्टिकल 14। द वेरी फर्स्ट केस लॉ इज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार 1952। अब इस केस लॉ में क्या हुआ था कि जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उन्होंने एक वेस्ट बंगाल स्पेशल कोर्ट्स एक्ट पास किया था ऑफ 1950, और इस एक्ट के अंडर जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है उनको कुछ पावर्स दी गई थी कि वो जो है अपने हिसाब से ऑफेंसेस को जो है क्लासिफाई कर सकते हैं और डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस वेस्ट बंगाल स्पेशल कोर्ट्स एक्ट को स्ट्रक डाउन करते हुए ये कहा था कि इस एक्ट के थ्रू जो है बहुत ज़्यादा आर्बिट्ररी पावर्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर दी गई हैं, और अगर आपने ये पावर्स प्रोवाइड करी हैं तो इनका कोई सॉलिड रीज़न होना चाहिए, लेकिन इस केस में जो है कोई रीजनेबल फैक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, कुछ भी जस्टिफिकेशन रीजनेबल जस्टिफिकेशन अवेलेबल नहीं थी कि क्यों जो है ये पावर्स दी गई हैं टू द स्टेट गवर्नमेंट। सो दैट इज़ वाई इस एक्ट को बहुत वेग माना गया और अनसर्टन क्राइटेरिया होने के कारण दिस वाज बेसिकली स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट, सेइंग दैट इट बेसिकली वायलेट्स द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड अंडर आर्टिकल 14, बिकॉज आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है सबके पास, हर एक को जो है इक्वल ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करना ही करना है, ठीक है। और अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो है या किसी भी पर्सन को जो है कुछ स्पेशल पावर्स दे रहे हो तो उसके लिए आपके पास एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। दूसरा आपका केस लॉ आता है रामकृष्णा डालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर 1958। तो ये एक ऐसा केस लॉ है जिसमें आपके पास जो कॉन्सेप्ट है ऑफ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया वो ले डाउन किया गया था, राइट। सो इसमें भी ये इन्होंने यही कहा था कि कुछ आपका रियल या फिर इंपॉर्टेंट कनेक्शन होना चाहिए विद द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव विच यू वांट टू अचीव, कि अगर आपने रीजनेबल क्लासिफिकेशन या फिर कुछ स्पेशल लॉज या प्रिविलेजेस किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आपने प्रोवाइड करने हैं तो उस केस में जो आपका फैक्टर है, जो आपका बेसिस है वो डिफरेंशिया के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, उसका कुछ ऐसा आपका अल्टीमेटली द ऑब्जेक्टिव विच यू वांट टू अचीव उसके साथ कुछ कनेक्शन होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बिना कुछ सोचे समझे जो है आपने बिना किसी मतलब से जो है आपने सिंपली जो है प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर दिए हैं या फिर कोई लॉज इनैक्टमेंट आपने बेसिकली कर दिया है। उसके बाद हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, फॉर एग्जांपल इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉ है बिकॉज इस पर्टिकुलर केस लॉ में जो है सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपका आया था ऑफ द रिजर्वेशंस, राइट। आर्टिकल 16 में जो हम बात करते हैं, आर्टिकल 15 में जो हम बात करते हैं दैट इज़ रिगार्डिंग कि वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन मानी गई है, वो एलिजिबल डिफरेंशिया के ऊपर जो है वो बेस्ड माना गया है। जो फर्दर डिस्कशंस हैं, डिटेल डिस्कशंस है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस की, वो बेसिकली आपके आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के साथ ज़्यादा आती हैं। इसके अलावा जो और हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है विच इज़ ऑफ 1978 दैट इज़ एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्ज़ा। अब ये केस लॉ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस केस लॉ में जो है जो आपका ऑल्सो दिस इज़ ऑल्सो फेमसली नोन एज द एयर हॉस्टेस केस, राइट। तो इस केस में क्या हुआ था कि जो एयर इंडिया जो आपके एयरलाइंस हैं उन्होंने कुछ रिटायरमेंट क्राइटेरियाज जो हैं वो ले डाउन करके रखे थे अपने फीमेल एयर हॉस्टेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये कहा था कि दे विल रिटायर ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 35 ईयर्स, कि जब आप 35 ईयर्स अटेन कर लेंगे अपनी जॉब में देन यू विल अल्टीमेटली रिटायर। फिर उन्होंने ये कहा था कि फॉर द इनिशियल 4 years ऑफ ज्वाइनिंग द सर्विस, जब भी एक एयर हॉस्टेस जो है अपनी सर्विस को ज्वाइन करेंगे तो विद इन नेक्स्ट 4 years जो है दे कैन नॉट गेट मैरिड। अगर अगले 4 साल में वो शादी करवा लेती हैं तो उन केस में जो है उनकी रिटायरमेंट जो है वो कर दी जाएगी। थर्ड क्लॉज उन्होंने ये रखा अपॉन देयर फर्स्ट प्रेगनेंसी, दैट इवन इफ अगर कोई एयर हॉस्टेस जो है शी इज़ ऑलरेडी मैरिड या फिर वो 4 साल के बाद अगर शादी करवाती हैं तो एज सुन एज शी विल गेट प्रेग्नेंट फर्स्ट प्रेगनेंसी के केस में जो है अल्टीमेटली शी विल ऑल्सो रिटायर। तो इस केस में जो है दिस वॉज बॉर्न बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन दिस ग्राउंड कि ये जो आपने बेसिस दे रखे हैं फॉर द रिटायरमेंट क्राइटेरिया ये कम्प्लीटली आर्बिट्ररी हैं, इनका कुछ बेसिस नहीं है, बिल्कुल भी इनएलिजिबल डिफरेंशिया के ऊपर बेस्ड नहीं है। और साथ ही साथ ये जो आपके क्राइटेरियाज जो हैं ये मेल अटेंडेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होते थे। तो इस केस में भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर रिटायरमेंट क्राइटेरिया को स्ट्रक डाउन करते हुए ये कहा था दैट दिस इज कम्प्लीटली
ही हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, ये तो कंप्लीट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सबसे पहले जो है ठीक है आपने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है दैट अ फीमेल शी कैन नॉट गेट मैरिड विद इन 4 years ऑफ ज्वाइनिंग हर सर्विस। चलो पहले तो यहीं पे उसका जो राइट है वो आपका वायलेट हो रहा है, इक्वालिटी उसको नहीं मिल रही है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली कि इवन इफ शी गेट्स मैरिड आफ्टर 4 years, उन्होंने एक और क्लॉज डाल के रखा था दैट on the occasion of her first pregnancy she will retire. So here getting having a child or motherhood is definitely a personal choice ऑफ अ लेडी। सो इस केस में उन्होंने ये कहा था कि जो आर्टिकल 14 का जो आपका बेसिक प्रिंसिपल्स है इक्वालिटी प्रोवाइड करने का वो डायरेक्टली वायलेट हो रहा है। तो उस केस में इस पर्टिकुलर चीज़ को स्ट्रक डाउन जो है वो कर दिया गया था, राइट। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट केस लॉ है विच इज़ विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। फेमसली ये केस जो है सबको मालूम ही होगा, ये डील करता है विद द सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये कहा था कि जो वीमेन की सेक्सुअल हैरासमेंट होती है वर्क प्लेस के ऊपर वो डायरेक्टली आपका वायलेट करता है द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14। अलॉन्ग विद दैट वो आपका वायलेट करता है आर्टिकल 21 विच इज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑल्सो। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि चाहे आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दी गई है regarding sexual harassment of women at workplace, but this is definitely implicit within the various fundamental rights, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो है आर्टिकल 14 में भी है that which provides equal protection of of laws and equality before law, कि हर एक को जो है इक्वल प्रोटेक्शन जो है वो भी आपकी प्रोवाइड बेसिकली की जाएगी। इसके अलावा अगर हम कुछ रीसेंट केस लॉज की बात करें, जैसे हमें मालूम है शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दैट इज नोन एज योर ट्रिपल तलाक केस, ठीक है, जिसमें जो है ट्रिपल तलाक को जो है इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, राइट। इसी बेसिस पे की है कि आर्टिकल 14 के प्रिंसिपल्स को ये वायलेट कर रहा है कि इक्वालिटी होनी चाहिए। सो ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि जो ट्रिपल तलाक का जो कॉन्सेप्ट है उसमें डेफिनेटली कोई भी इक्वालिटी नज़र नहीं आती है, बिकॉज पूरी की पूरी जहाँ पे जो आपकी पावर है दैट इज़ कम्प्लीटली गिवन इन द हैंड्स ऑफ in the hands of a Muslim husband and not even a single power is given in case of a Muslim wife, right. Next we have is Indian Young Lawyers Association versus State of Kerala, famously known as for Sabrimala Temple case। इस केस में भी जो है आर्टिकल 14 को एक बेस बनाया गया था that definitely इस पर्टिकुलर केस में भी यही था that certain women of certain age they were basically not allowed, they were prohibited from entering the Sabrimala temple, right, and this was also held to be violative of article 14 of the Indian constitution। so इस केस के पीछे ultimately struck down कर दिया गया था। next case is Navtej Singh Johar versus Union of India, that is a very famous case जिसमें जो आपके पास section 377 है of the Indian Penal Code that was basically partially struck down, ठीक है। और 377 सेक्शन का वो पार्ट which criminalized same sex relationships उसको struck down कर दिया था। so basically it was in the favor of the LGBT community again on the principles of article 14 that is equality before law definitely exists, right। and the last case we have is Joseph Shine versus Union of India which again deals with your section 497 of IPC that is the concept of adultery। so इस केस में भी जो है adultery के concept को जो है it has been recriminalized and the reasons are very much clear। हम सब ने इसके बारे में पढ़ा है न्यूज़ में न्यूज़पेपर में एज इट इज़ दैट द बेसिक आइडिया और द बेसिक ग्राउंड्स वॉज दैट अगेन वो वायलेट करता है आर्टिकल 14 दैट इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ। So this was all about your Article 14 of the Indian Constitution. I hope you all enjoyed this video and have learned something out of it. So do like this video, to share it as much as possible, and also don't forget to subscribe to my channel, and you can also follow me on Instagram. The link will be given in the description box below. Thank you.